गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले ऑर्स्टिड जो साइंटिस्ट था 1820 के अंदर उसने एक्सप्लेन किया कि जब भी किसी वायर में से हम करंट पास करवाते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कैसा प्रोड्यूस होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपने 10th में एक्टिविटी की थी, कार्डबोर्ड लिया, कार्डबोर्ड में से एक वायर पास की और जैसे ही करंट पास किया वायर में से तो अगर मैग्नेटिक नीडल्स को हम यहाँ पे रखते हैं या फिर आयरन फिलिंग को यहाँ पे स्प्रिंकल करते हैं तो वो अपने आप को अरेंज कर लेगी एक सर्कुलर पैटर्न में, यानी कि सर्कुलर जो है वो यहाँ पे अपना पैटर्न बनाएगी। इसका मीनिंग ये एक्टिविटी जो है वो एक्सप्लेन करती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कैसा प्रोड्यूस होगा, सर्कुलर प्रोड्यूस होगा। तो ऑर्स्टिड ने फर्स्ट टाइम अपने एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये चेक किया कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है इसका किस तरह से उसने आइडिया लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसके लिए एक एक्टिविटी जो है ऑर्स्टिड ने की थी। ये एक्टिविटी हमारे पास है ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट के नाम से। तो ये ऑर्स्टिड एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, सिंपल सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। AB हमने एक वायर ली हुई है और इस वायर को रियोस्टैट की हेल्प से एक बैटरी के साथ कनेक्टेड किया है और एक की लगाई है यहाँ पे। सबसे पहले की को ऑन किया, करंट पास करेंगे, करंट की जो डायरेक्शन आएगी A से B की तरफ आएगी और वायर के नीचे एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर दिया। ये इसका साउथ पोल और ये इसका नॉर्थ पोल है। तो जैसे ही करंट पास करते हैं मैग्नेटिक नीडल के अंदर जो है डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दें, मीनिंग बैटरी के कनेक्शन चेंज कर दें, मैं अगर सर्किट को इस तरह से बना दूं, यहाँ पे ये कंडक्टर A एंड A और ये एंड B और इसको मैं इस तरह से कनेक्ट कर दूँ, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन बैटरी की रिवर्स कर देता हूँ, पोलैरिटी रिवर्स करता हूँ तो करंट की डायरेक्शन इधर से आएगी। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाए तो नीडल जो यहाँ पे रखा हुआ है इसकी डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अब कैसे चेंज होगी, देखो जब हम करंट को A से B पास करते हैं तो ऑर्स्टिड ने ऑब्जर्व किया कि नीडल जो था, जो वायर के नीचे नीडल रखा हुआ था जिसका नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन से दिखाऊं, यहाँ पे मैं डायरेक्शन के लिए दो रूल्स हमारे पास है, एम्पियर रूल एंड स्नो रूल। अगर हम स्नो रूल से इसको करें, स्नो में जो SNOW है, S दी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है साउथ डायरेक्शन को, N रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को और W जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेस्ट को। अकॉर्डिंग टू स्नो रूल जो ऑर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट था उसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो नीडल की डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, रिवर्स। तो यहाँ पे जो स्नो रूल है, अगर हम करंट को कंडक्टर में से इस तरह से पास करें कि करंट जो है नीडल के अकॉर्डिंग, करंट कहाँ से कहाँ पास हो रहा है, अगर साउथ से नॉर्थ की तरफ पास होता है, करंट कैसे पास होता है, साउथ से नॉर्थ, तो नीडल का जो नॉर्थ पोल है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में। और अगर करंट की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, करंट को हम रिवर्स कर दें, अब ऐसे करंट पास कर दें B से A की तरफ, अब करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ, तो अब नॉर्थ पोल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, किधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। दिस इज स्नो रूल। तो मीनिंग क्या है, एम्पियर रूल भी आप अप्लाई कर सकते हो और स्नो रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं। क्या चेक करने के लिए, किसी भी कंडक्टर में से करंट पास करके और नीडल की डिफ्लेक्शन चेक करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम एम्पियर्स लॉ देखें, यहाँ पे एम्पियर्स ने भी ला दिया है, आप पढ़ चुके हैं एम्पियर्स लॉ 10th क्लास में भी। एम्पियर लॉ या एम्पियर स्विमिंग रूल बोलते हैं इसको हम, एम्पियर स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर स्विमिंग रूल करते हैं हम यहाँ पे, स्विमिंग रूल। एम्पियर स्विमिंग रूल क्या होता है, अगर हम ये सपोज करें कि पर्सन जो है, अगर एक पर्सन को सपोज करें वो पर्सन स्विम करता है, पर्सन है कोई, वो स्विम कर रहा है, किधर स्विम कर रहा है, एक वायर के ऊपर से स्विम कर रहा है सपोज करते हैं हम, और उसका फेस जो है वो किसकी तरफ है, वायर की तरफ है। और ये हमारे पास वायर है कोई, और वायर में से हम करंट पास करवाते हैं। करंट की डायरेक्शन अगर हम इस तरह से लें
कि करंट पर्सन के फिट वायर में से करंट पास हो रहा ना कि पर्सन में से। अगर हम करंट की डायरेक्शन इस तरह से लें कि करंट वायर में से इस तरह से पास हो रहा है कि पर्सन के फिट में से एंटर करे और हेड में से क्या करे, एग्जिट करे। करंट कहाँ से एंटर करे, फिट में से एंटर करे और हेड में से क्या करे, एग्जिट करे। तो जो नीडल हमने रखा हुआ है, नीडल वायर के नीचे जो नीडल रखा हुआ है, नीडल का जो नॉर्थ पोल होगा, वायर का जो नीडल का नॉर्थ पोल होगा वो उसके लेफ्ट हैंड की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड नीडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द लेफ्ट हैंड। दिस इज एम्पियर्स स्विमिंग रूल टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल प्लेस्ड बिलो द वायर when current is passed through the wire. Meaning if current is passed through a straight wire in such a way that if a person is swimming over the wire and current enter from his feet and exit from his head, then needle placed below the wire, north pole of the needle will deflect toward his left hand. This is Ampere's swimming rule. तो नेक्स्ट हम यहाँ पे जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, किसी भी चार्ज के अराउंड जो स्पेस होता है जहाँ तक वो किसी भी अनदर चार्ज को क्या कर सकता है, अनदर चार्ज के ऊपर फोर्स लगा सकता है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है या उसको रिपेल कर सकता है, तो उस स्पेस को हम बोलते हैं उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, स्पेस अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग करंट, in which its magnetic effect can be felt. Its magnetic effect can be felt. मीनिंग क्या है? अगर एक कंडक्टर में से हम करंट पास करते हैं तो इसके अराउंड वो स्पेस जहाँ तक इसके इफ़ेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। या अगर कोई मैग्नेटिक मटेरियल हम रख दें यहाँ पे और वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है फोर्स एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है किसकी वजह से, करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, तो उस स्पेस को बोलेंगे हम क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, कैपिटल लेटर बी, और इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे तो इसका हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फोर्स ऑन ए यूनिट भी करेंगे हम इसकी, नेक्स्ट आर्टिकल में हम इसकी यूनिट भी निकालेंगे और साथ में डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड आउट करेंगे। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड मीनिंग क्या, हम कोई भी चार्ज लेंगे, हम मैं सपोज करता हूँ ऐसे 3 डायमेंशनल सिस्टम बना लेते हैं हम एक। मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं बी। मान लो हम मैग्नेटिक फील्ड इधर मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, इधर जेड एक्सिस सपोज कर लेता हूँ और इधर मैं सपोज करता हूँ एक्स एक्सिस। तो हम ये सपोज करते हैं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया हमने, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाया, वाई एक्सिस के अलोंग, और एक चार्ज पार्टिकल जो है वो मूव करता है विद वेलोसिटी v। मान लो कोई भी चार्ज है, आर्बिट्रेरी चार्ज क्यू चार्ज है, वो v वेलोसिटी के साथ मूव करता है बाय मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या सपोज किया, कोई भी क्यू चार्ज मूव करता है कितनी वेलोसिटी के साथ, v वेलोसिटी के साथ, एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ जो है थीटा एंगल बना करके अगर ये मूव करता है, तो बाय एक्सपेरिमेंट ये फाइंड आउट किया गया कि जो फोर्स लगेगा, फोर्स जो मूविंग चार्ज पर लगेगा, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, क्यू, वो फोर्स
कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, और वो फैक्टर्स कौन कौन से आएंगे। फोर्स जो आएगा दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज क्यू, मैग्नेटिक फोर्स जो आएगा। सेकंड वन जो आएगा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेते हैं। एक कंपोनेंट हमारा आएगा मैग्नेटिक फील्ड के लोग, ये आएगा वी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट हमारा मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे आएगा, ये कंपोनेंट हमारा इधर आएगा वी साइन थीटा। तो जिस प्लेन में हमारा चार्ज मूव करेगा उसी प्लेन में हम इसके कंपोनेंट्स लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा वी साइन थीटा, यानी कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट वी कोस थीटा ये किसके लोग आया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लोग, और दूसरा कंपोनेंट हमारा किसके लोग आया है, किस डायरेक्शन में आया है, एक सेम प्लेन के अंदर जिस प्लेन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग आया। तो और जो नेक्स्ट फैक्टर जो है हमारा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, ऐसा एक्सपेरिमेंटली पाया गया है। यानी कि 3 फैक्टर हमारे पास आ गए, एक ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, दूसरा आया फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी साइन थीटा, और तीसरा जो हमारा आया है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन कर दें तो नेट फोर्स जो लगेगा दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा को मैं बाद में लिख देता हूँ साइन थीटा, और यहाँ पे डायरेक्टली को हटा करके कांस्टेंट लगाएंगे के, तो ये हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। के जो होता है के एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू जो है वो हम 1 मान के चलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 1, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया है 1। तो फोर्स जो आएगा दिस इज इक्वल टू के क्यू वी बी साइन थीटा, और के को हमने यहाँ पे कितना पुट कर दिया है, 1 पुट कर दिया, यानी कि एफ़ की जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो मीनिंग हमारे पास ये डिफरेंट फैक्टर्स हो गए जिसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा। अगर हम इसको राइट करना चाहे अनदर फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं, एफ मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड जो आएगा दिस इज इक्वल टू क्यू, और वी बी साइन थीटा हम वी क्रॉस बी को लिख सकते हैं ऐसे, वी क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू वी बी साइन थीटा, और साथ में यूनिट नॉर्मल वेक्टर। बट अगर हम इसका मैग्नीट्यूड ले लें, यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिटी होता है, तो हम इसको वी बी साइन थीटा को लिख सकते हैं वी क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वी क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट से हम लिख सकते हैं, +1 में आपने पढ़ा क्रॉस प्रोडक्ट। और इस फोर्स को नाम देते हैं हम मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। तो ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स हो गया हमारे पास, मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं फोर्स की डायरेक्शन की। डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या आएगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हमने फोर्स को वी क्रॉस बी से रिप्रेजेंट किया है, मीनिंग एक तरह से वी और बी दोनों ही एक दूसरे के साथ क्या है, वी और बी को हमने क्रॉस से दिखाया, यानी कि फोर्स जो है क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड कर रहा है। तो फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी, जो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी, उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा फोर्स लगेगा। और अगर हम देखें वी क्रॉस बी, तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमने डायरेक्शन फाइंड आउट की थी। हम इसकी डायरेक्शन के लिए नॉर्मल वेक्टर लगाते हैं एन कैप, और ये जो एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर आता है हमारा, एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी। वी और बी जिस प्लेन में लाई करेंगे उस प्लेन के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर, मीनिंग कि ये एक्स वाई जो हमारा प्लेन है इस प्लेन के साथ क्या आएगा, 90 डिग्री पे, मीनिंग फोर्स किधर लगेगा, जेड एक्सिस के लोग हमारा फोर्स लगेगा फिर। तो फोर्स जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वी एंड बी। वी और बी के प्लेन के साथ हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा। तो राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल इसके लिए हम यूज़ करते हैं। रूल कौन सा यूज होगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए, रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ फोर्स, चार्ज पे जो फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन के लिए रूल यूज करते हैं हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल, जो कि आपने +1 में भी पढ़ा है क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। वही रूल हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। बट अगर हम यहाँ पे चार्ज की डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दें, मीनिंग यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव चार्ज अगर सपोज करूँ, अगर मैं सपोज करता हूँ ये चार्ज मेरा पॉजिटिव चार्ज था तब तो ये ठीक है, और अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता है तो फोर्स की डायरेक्शन किधर आ जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएगी, क्योंकि क्यू की जगह हमें -Q से इसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो राइट हैंड स्क्रू रूल जो है या राइट हैंड थंब रूल से हमने स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर जैसे करंट पास करते हैं और जब किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं उस पर फोर्स लगता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं राइट हैंड फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल। तो यहाँ पे भी हम फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो अप्लाई कर सकते हैं सेम मैनर में। कुछ स्पेशल केस हमारे पास है भी, अगर हम यहाँ पे ये सपोज करें थीटा को सपोज करें, अगर थीटा मान लो 0 डिग्री लेते हैं, थीटा 0 का मीनिंग क्या है, v जो है वो पैरेलल है किसके, b के। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो फोर्स कितना लगेगा फिर, QVB sin 0, और sin 0 की वैल्यू 0, तो इसका मीनिंग कोई फोर्स नहीं लगेगा। मीनिंग अगर कोई भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो कोई फोर्स उसके वो एक्सपीरियंस नहीं करेगा। नेक्स्ट करते हैं, अगर हम यहाँ पे थीटा को 90 डिग्री ले लेते हैं, मीनिंग मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी जो है ये दोनों अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स जो आएगा, फोर्स की वैल्यू जो आएगी दैट इज़ इक्वल टू QVB, यानी कि मैक्सिमम साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम होती है 1 होती है, तो फोर्स जो लगेगा दिस इज़ इक्वल टू QVB। लेकिन अगर हम स्टेशनरी चार्ज ले लें, V इज इक्वल टू 0, मीनिंग चार्ज इज स्टेशनरी। अगर हम स्टेशनरी चार्ज का केस लेते हैं, स्टेशनरी चार्ज लेते हैं तो V 0 हो जाएगा तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0, मीनिंग कोई भी स्टैटिक चार्ज कभी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। और वेलोसिटी 0 ले लिया हमने, तो ये केस हमारे पास आ गया। तो हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं और साथ में वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स 0 लगेगा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी फोर्स कितना लगेगा, 0। चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तब भी फोर्स कितना लगेगा, 0। और मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, ये क्या आएगा, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगा, मैक्सिमम फोर्स जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, B जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के तैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर यहाँ पे V इक्वल टू 1 हो जाए, Q इक्वल टू 1 हो जाए, साइन थीटा की वैल्यू 1 यानी कि थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाए, और तो फोर्स जो आएगा वो किसके इक्वल आएगा, न्यूमेरिकली जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो फोर्स के इक्वल आ जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन जो होगा एट ए पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट चार्ज मूविंग विद ए यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी यहाँ पे कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल आएगा। कब, जब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा यूनिट वेलोसिटी के साथ एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये फोर्स है, ठीक है। तो ये हमने इसकी क्वांटिटेटिव डेफिनेशन की है यहाँ पे। और डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग का रूल भी आप कर चुके हो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।
ये रूल भी सेम वही रूल है जो आपने 10th क्लास में किया था। तो मीनिंग अगर हम अपने हाथ को इस तरह से स्ट्रेच करें, ये देखो फ्लेमिंग का लेफ़्ट हैंड रूल जो है, हम अपने लेफ़्ट हैंड को सपोज करेंगे इस तरह से स्ट्रेच करना है हमें कि जो हमारी ये फर्स्ट फिंगर और ये मिडल फिंगर बड़े वाली जो फिंगर है और थंब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ क्या है, तीनों 90 डिग्री पे है। तो अगर हम इस तरह से इनको स्ट्रेच करते हैं और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं, तो अगर हमारी फर्स्ट फिंगर जो है, ये 4 फिंगर भी बोलते हैं इसको, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देती है। मैं इसके ऊपर बी लिख देता हूँ, बी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है ये। और ये जो फिंगर है ये हमारी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन देती है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है। तो थंब जो है वो हमें डायरेक्शन देगा किसकी, फोर्स की। तो फोर्स हमारा इधर आएगा। तो मीनिंग क्या है, इसको हम सिंपली याद भी रख सकते हैं, एफ बी आई किससे याद कर सकते हैं, एफ बी आई। एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई जो है हमारा क्या आ जाएगा, करंट होता है, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, उसी डायरेक्शन में हमारा क्या मूव करता है, करंट मूव करता है। तो एफ बी आई से याद रख सकते हैं। अब देखो आई में और क्यू में यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो आई जो है, आई इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई टी होता है, हमें पता है। तो जो आई की डायरेक्शन है वही पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। क्यू जो है स्पेशली यहाँ पे हमें क्या लेना है, पॉजिटिव चार्ज लेना है। तो यहाँ से फ्लेमिंग का जो रूल है वो हम कंडक्टर के लिए अप्लाई करते हैं और क्यू आई को जो है रिप्लेस कर देते हैं किससे, क्यू से। तो क्योंकि एफ बी आई जो है अमेरिका की पुलिस है, स्पेशल पुलिस है, तो इसलिए हम इसको याद रख सकते हैं, एफ बी आई यहाँ पे करंट है, लेकिन हम कंडक्टर के लिए यूज़ करते हैं। वो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा, बट चार्ज के केस में हम आई को क्यू से रिप्लेस कर देंगे अपने आप। तो यहाँ पे फ्लेमिंग का ये लेफ़्ट हैंड रूल हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन और निकालें, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन निकालें मैग्नेटिक फील्ड की, दिस इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाई क्यू वी साइन थीटा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, बी को रख लेते हैं, थीटा को इधर, साइन थीटा को इधर ले आते हैं। तो ये हमारे पास जो है डेफिनेशन हो जाएगी। तो क्यू को अगर हम यहाँ सपोज करें 1 कूलम चार्ज, और वी को सपोज करते हैं 1 मीटर पर सेकेंड, और थीटा को हम यहाँ पे सपोज करते हैं 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री जो है वो कितना आ जाएगा, 1, और फोर्स को हम कंसीडर करते हैं 1 न्यूटन। तो मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा हमारा बी, यानी कि फोर्स को पुट कर दिया 1 न्यूटन, क्यू को पुट कर दिया 1 कूलम, वी को पुट कर दिया 1 मीटर पर सेकेंड, और साइन थीटा 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो ये बी की जो वैल्यू आएगी, बी दिस इज़ नोन एज 1 टेस्ला। टेस्ला जो होती है, दिस इज़ एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट है, ये कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अब हम 1 टेस्ला को डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेस्ला को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो 1 टेस्ला जो आएगा, वन टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is said to be 1 Tesla at a point। किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को हम 1 टेस्ला बोलेंगे। कब बोलेंगे, when या if चार्ज ऑफ 1 कूलम, चार्ज ऑफ 1 कूलम while moving at right angle, मीनिंग कितने एंगल पे मूव करना चाहिए, 90 डिग्री पे, टू ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट एंगल पे अगर वो मूव करता है विद ए वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, एक्सपीरियंस ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन।
एट दैट पॉइंट। मीनिंग क्या है हमारा भी, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगा। कब होगा? अगर चार्ज जो है वो मूव करता है, कितना चार्ज मूव करता है? 1 कूलम्ब चार्ज जो है वो मूव करता है विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट right angle to the direction of magnetic field and experience a force of, कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है? 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मीनिंग अगर कोई चार्ज 1 कूलम्ब चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री पे मूव करते हुए 1 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ आएगी वो कितनी आएगी? 1 टेस्ला स्ट्रेंथ आएगी। और CGS यूनिट भी हम इसकी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट भी कर सकते हैं। मैंने ये सारी जो एक वीडियो बना के डाली हुई है CGS और SI यूनिट्स के लिए, आप वो वीडियो जो है देख सकते हो। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हम कर चुके हैं यहाँ पे। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें, डायमेंशनल फार्मूला फॉर बी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? तो बी का फार्मूला सिंपल राइट कर लो, क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू क्यू, बी तो इधर आ गया, एफ डिवाइड बाई क्यू वी लिख सकते हैं हम इसको। साइन 90 का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो एफ के लिए आ जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, और जबकि चार्ज के लिए आ जाएगा एम्पियर इंटू टाइम, ये चार्ज के लिए हो गया, और वेलोसिटी के लिए हो जाएगा m0 l1 t की पावर -1। तो यहाँ से देखो l से l कैंसिल हो रहा है और t ऊपर चला जाएगा, ये t से ये t कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? m की पावर 1 बचा हुआ है, l की पावर कुछ भी नहीं बची, 0 बची हुई है, और t की पावर यहाँ पे -2 बचा हुआ है, और a ऊपर जाके कितना हो जाएगा? पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एम्पियर की पावर -1। तो m1 l0 t की पावर -2 और a की पावर -1, दिस इज डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारा जो है एक टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाता है, चार्ज, फोर्स ऑन ए चार्ज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू वेरी मच।